बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन की रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट इज अ मिल्कमैन कैन सेल 560 liters of milk at rupees 12.5 per liter and 700 liters of milk at rupees 12 per liter. Assuming the graph of the sale price and the milk sold to be a straight line, find the number of liters of milk that the milkman can sell at rupees 12.25 per liter. स्टूडेंट, जैसे ही हम ये प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करते हैं तो बच्चे हंसना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि सर, ये रेट्स अब कहां मिल रहे हैं, इन रेट्स पर दूध कहां बिक रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पैदाइश से पहले के रेट्स हैं। ये कम से कम 25 साल पुराने रेट्स हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके रियल लाइफ एप्लीकेशंस बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन की। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप रेट्स को 120 पर लीटर कर लें, यहां पर 100 पर लीटर कर लें, यहां पर आप 90 पर लीटर कर लें, कोई इशू नहीं। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम के मुताबिक उसे कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में एक मिल्कमैन ऑफर करता है कि अगर आप मुझसे 560 लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज करेंगे तो मैं आपको इस रेट से दूध बेचूंगा। कहता है कि अगर आप मुझसे 700 लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज करेंगे तो मैं रेट कम करके ₹12 पर लीटर कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स, उसकी इस ऑफर के बाद लोग उससे मुख्तलिफ सवाल करने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इतने लीटर दूध खरीदें तो फिर आप रेट क्या दोगे। कोई कहता है इतने लीटर खरीदें तो फिर क्या रेट दोगे। यानी लोग अपनी अपनी क्वांटिटीज के मुताबिक उससे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देते हैं। और बाज दूसरी तरफ से क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे ये रेट लेना है आपसे तो फिर मैं कितनी क्वांटिटी आपसे परचेज करूं। इसी तरह का एक शख्स है कि जो कह रहा है कि अगर मैं 12.25 पर लीटर के लिहाज से आपसे दूध लेना चाहूं तो मुझे कितनी क्वांटिटी आपसे परचेज करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, ये इस तरह के बहुत सारे सवाल उस मिल्कमैन के पास इकट्ठे हो गए। वो अब परेशान है कि क्या करे, इन सवालों के जवाब क्या दे। उसने तो सिर्फ 2 ऑफर्स दी थी। 560 लीटर्स के लिए ये रेट होगा और 700 लीटर्स के लिए ये रेट होगा। अब 560 लीटर्स और 700 लीटर्स के अलावा अगर आप क्वांटिटी चेंज करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे या क्वांटिटी कम करेंगे या इन दोनों के दरमियान कोई क्वांटिटी आप मांगेंगे तो फिर आप कहते हैं कि मेरा रेट क्या होगा। या आप रेट की बात करते हैं और कहते हैं कि क्वांटिटी मुझे कितनी लेनी होगी। इस तरह के सवालों से वो मिल्कमैन परेशान हो जाता है। अब वो इसका हल चाहता है। वो फर्ज करें आ जाता है एक मैथमेटिशियन के पास। वो कहता है कि जी, ये मेरी 2 ऑफर्स हैं, आप इन 2 ऑफर्स के मुताबिक मुझे कोई ऐसा फार्मूला बना दो कि जिस फार्मूला को यूज करते हुए जो कोई मुझसे सवाल पूछे मैं उसका जवाब दे सकूं। अगर कोई मुझसे लीटर्स में बात करता है कि इतने लीटर्स अगर मैंने दूध खरीदना है तो मैं उसे बता सकूं कि फिर रेट क्या होगा। और अगर कोई रेट की बात करे कि मैंने इस रेट से दूध लेना है तो मैं उसे बता सकूं कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी होगी। यानी वो चाहता है कि हम एक फार्मूला उसे बनाकर दे दें। तो स्टूडेंट्स, हम उसे फार्मूला बनाकर देंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा मैथ्स का प्रॉब्लम है। हम उसके इस डेटा को कंसीडर करते हुए ये एज्यूम करते हैं कि सेल प्राइस और मिल्क सोल्ड के दरमियान स्ट्रेट लाइन का ताल्लुक है। यानी ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट है। जब स्ट्रेट लाइन का ताल्लुक बन जाता है 2 क्वांटिटीज के दरमियान तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को बेस बनाते हुए हम उसे एक फार्मूला बनाकर देंगे जिस फार्मूला को यूज करते हुए वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकेगा। लीटर्स के अगेंस्ट रेट बता सकेगा और रेट के अगेंस्ट वो नंबर ऑफ लीटर्स अपने कस्टमर्स को बताने के काबिल होगा। स्टूडेंट्स, हम इस प्रॉब्लम को 2 तरह से सॉल्व करेंगे। अपने लिए हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे। हम उसे सिर्फ फार्मूला बनाकर देंगे, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए 2 तरह से इसे सॉल्व करूंगा। पहले हम देखेंगे इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन और फिर उसका देखेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो आइए पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन। स्टूडेंट्स, हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेट पर लीटर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लेट करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहां पर इंडिपेंडेंट है और उस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ द मिल्क। X एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी कि V और Y एक्सिस पर हम लेंगे
प्राइस पर लीटर यानी P। स्टूडेंट्स, हमारी पहली इंफॉर्मेशन जो कि हमें मिल रही है मिल्कमैन से वो ये है कि 560 लीटर्स मिल्क जो है वो 12.5 पर लीटर के हिसाब से वो दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। 560 लीटर्स के अगेंस्ट हमारा रेट है 12.5 पर लीटर। ये स्टूडेंट्स हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरी ऑफर क्या है मिल्कमैन की, वो है 700 लीटर्स ऑफ मिल्क, उसका ऊपर रेट होगा 12 पर लीटर। ये स्टूडेंट्स हमने इस इंफॉर्मेशन के लिहाज से दूसरा पॉइंट लोकेट कर लिया। स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये हमें हासिल हो गई एक स्ट्रेट लाइन। आप इस स्ट्रेट लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दें। अब स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन की मदद से, इस ग्राफ की मदद से हम लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब अगर हमें कोई कहता है कि मैंने 12.25 रुपीज पर लीटर के हिसाब से दूध लेना है, मुझे कितनी क्वांटिटी परचेज करनी होगी, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप वाई एक्सिस पर 12.25 पर आ जाएंगे और उसके अगेंस्ट आप चले जाएंगे अपनी स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन पर पहुंच के आप वर्टिकली एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएंगे, और इस एक्स एक्सिस पर आने की वजह से आपको 12.25 रुपीज पर लीटर के अगेंस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क का पता चल जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जरा देखें, यह है 630 लीटर्स। अगर आपको 12.25 रुपीज पर लीटर रेट लेना है तो आपको 630 लीटर्स क्वांटिटी परचेज करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई कहता है कि मुझे 650 लीटर्स मिल्क लेना है, मुझे आप क्या रेट ऑफर करोगे, तो स्टूडेंट्स आप एक्स एक्सिस के ऊपर 650 पर आ जाएं, उसके अगेंस्ट आप वर्टिकली आप चले जाएं लाइन पर, और फिर लाइन के पॉइंट से आप वर्टिकली आप चले जाएं वाई एक्सिस पर स्केल की मदद से, और देखें कि रेट इसके अगेंस्ट क्या बनता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप रेट को क्वांटिटी और क्वांटिटी को रेट में बासानी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन में एक मसला होता है, और वो होता है एरर का। इसमें ह्यूमन एरर आ सकता है। जो आपने ग्राफ बनाया है वो एक्यूरेट अगर ना हुआ तो आपकी जो वैल्यूज आ रही होंगी वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इसके लिए एक फार्मूला डेवलप कर लें, उस फार्मूला में वैल्यू पुट करें, आप v की वैल्यू पुट करें, p की वैल्यू आ जाए, और p की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू आ जाए। तो आइए अब देखते हैं इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन जो कि हम उस मिल्कमैन को देंगे। स्टूडेंट्स, हम लेट करेंगे, लेट v be the quantity of milk in liters and P be the rate in rupees. By given information, first ordered pair will be $560 12.5। ये हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अगर 560 लीटर्स ऑफ मिल्क खरीदा जाएगा तो रेट 12.5 पर लीटर होगा। एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर विल बी 700,12। ये हमारे पास आ गया सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए उस स्ट्रेट लाइन के। दो पॉइंट्स आ गए तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। हमें बताया जा रहा है कि जो ताल्लुक है assuming the graph of the sale price and the milk sold to be a straight line, हमें बताया जा रहा है। सो स्ट्रेट लाइन के हमारे पास जब दो पॉइंट्स आ चुके हैं तो हम इन दो पॉइंट्स की मदद से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हुए लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं।
द आंसर इज 2 पॉइंट फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, और कोई रास्ता? अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला याद ना हो तो फिर क्या करेंगे? द आंसर इज हम उन 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप ऑफ द लाइन मालूम कर सकते हैं। स्लोप आने के बाद इन दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करते हुए हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर डायरेक्ट यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला। यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ straight line to write equation of this straight line। अब स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कहा था कि आसान है याद रखना। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म उसकी क्या थी? x(y1), x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। और ये भी अगर आप ये भी आपको याद होना चाहिए कि अगर हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप इन रोज को कॉलम्स बना लें तब भी ये फॉर्मूला दुरुस्त होगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज। स्टूडेंट्स, हम x वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं वॉल्यूम को और y वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं प्राइस को। सो हम लिखेंगे x की जगह पर v और y की जगह पर p, देन 1। x1 y1, आप किसी एक पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं। मैं x1 y1 कंसिडर कर लेता हूं इस पॉइंट को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरे पॉइंट को भी ले सकते हैं। 700 और 12 है इसकी प्राइस, 12 रुपीज पर लीटर। यहां पर आ गया 1 और देन 560, 12.5, 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, बस आपको यह ख्याल रखना है कि यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा हमेशा। अब अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। इसी तरह फर्स्ट कॉलम से की सूरत में भी आपका स्टार्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अगर आप सेकंड रो से स्टार्ट लेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट होगा नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। ये आपने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग बाय R1, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं। V, अब V की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 12 माइनस 12.5 माइनस P। अब P की रो और कॉलम छोड़ा तो 700 माइनस 560 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स, रो और कॉलम छोड़ा तो 560 मल्टीप्लाइड विद 12 और 700 मल्टीप्लाइड विद 12.5। ये हम पहले परफॉर्म करेंगे। 700 मल्टीप्लाइड विद 12.5, ये हमारे पास आ गया 8750 माइनस 560 मल्टीप्लाइड विद 12, दिस इज 6720 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 12 माइनस 12.5, इट विल बी माइनस 0.5, माइनस 0.5 V, यहां पर माइनस 700 माइनस 560 क्या होगा? आंसर इज 140, 140 P प्लस 8750 माइनस 6720, ये हमारे पास आ गया 2030 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी। अब हम दो तरह के फॉर्मूलाज बना देते हैं। मिल्कमैन को दो तरह के फॉर्मूलाज बना देते हैं, एक वो जिसमें V सब्जेक्ट हो और एक वो जिसमें P सब्जेक्ट हो। अब पहले हम बना लेते हैं V के लिए फॉर्मूला।
v के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला बनाने के लिए हम पहले v के साथ जो क्वांटिटी है इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, यानी इस टर्म को पॉजिटिव कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5v प्लस 140p माइनस 2030 इज इक्वल टू 0। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 0.5v इज इक्वल टू 2030 माइनस 140p। तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, 0.5 से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। v इज इक्वल टू, जब हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो इनफैक्ट तमाम क्वांटिटीज यहां पर डबल हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा 4060 माइनस 280। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला का बेनिफिट क्या है? इसमें v हमारे पास सब्जेक्ट है, आप प्राइस इनपुट करेंगे आपके पास वॉल्यूम ऑफ मिल्क आ जाएगा। यानी अगर कोई कहता है कि मुझे ये रेट आप दो, इतने पर लीटर के, इतने रुपीस पर लीटर के लिहाज से मुझे आप दूध दो, तो मिल्कमैन इस फॉर्मूला को यूज करते हुए वो वैल्यू यहां पर पुट करेगा और वॉल्यूम ऑफ मिल्क कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कम से कम इतना मिल्क परचेज करना होगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स दूसरा फॉर्मूला, हम P को सब्जेक्ट बना सकते हैं। P को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, 0.5v को दूसरी तरफ ले जाएं और फिर 140 से डिवाइड कर दीजिएगा। हमारा यहां पर फिलहाल इस फॉर्मूला से ताल्लुक है क्योंकि हमें बताया गया है एक रेट जिसके अगेंस्ट हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट P इज इक्वल टू 12.25। P की जगह पर 12.25 पुट करके देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें क्या मिलती है। V इज इक्वल टू 4060 माइनस 280 इंटू 12.25। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, 4060 माइनस 280 मल्टीप्लाइड विद 12.25। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ रहा है 630 लीटर्स। यानी जिसका सवाल था कि मैं इस रेट के मुताबिक दूध परचेज करना चाहता हूं, उसे 630 लीटर्स ऑफ मिल्क परचेज करना होगा। स्टूडेंट्स आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने 12.40 के लिहाज से दूध परचेज करना है, क्वांटिटी कितनी परचेज करनी होगी, आप 12.40 यहां पर पुट कर दें इस फॉर्मूला में, आपके पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ चुकी होगी। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हो चुका है, लेकिन मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बनाकर भी दे देता हूं ताकि आप वॉल्यूम पुट करके प्राइस कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को, 140p इज इक्वल टू 2030 माइनस 0.5v। अब 140 डिवाइड करेगा दूसरी तरफ जाकर, माइनस 0.5 ओवर 140v। ये स्टूडेंट 0 के साथ कैंसल। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 7 2s are 14 और 7 9s are 63 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 280v। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में अगर आप वॉल्यूम ऑफ मिल्क पुट करेंगे तो आपके पास प्राइस पर लीटर आ चुकी होगी। ये दूसरा फॉर्मूला है जो मिल्कमैन यूज कर सकता है। हमारे गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक हमारा सॉल्यूशन यहां पर एंड हो चुका है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स आपने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना फिजिक्स और केमिस्ट्री में सीखा होगा। आपने वहां पर यूज किया था एक फार्मूला, कन्वर्जन फार्मूला। स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट की बुनियाद पर वही फार्मूला आज ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 19 एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट इज
Plot the Celsius and Fahrenheit temperature scales on the horizontal axis and the vertical axis respectively. यानी हमें x एक्सिस के ऊपर लेना है सेल्सियस स्केल और y एक्सिस पर लेना है फॉरेनहाइट स्केल. Draw the line joining the freezing point and the boiling point of water. हमें xy प्लेन पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन की मदद से. हमारा x जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेल्सियस स्केल होगा और y कोऑर्डिनेट फॉरेनहाइट स्केल होगा. उसके बाद हमें एक इक्वेशन मालूम करनी है गिविंग f टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ c. यानी हमें वो फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसको यूज करते हुए आप सेल्सियस स्केल को फॉरेनहाइट स्केल और इसके बाद फॉरेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकें. स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन. ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन. हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर हमें लेना है सेल्सियस स्केल और वाई एक्सिस पर लेना है हमें फॉरेनहाइट स्केल. स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि ड्रॉ करो एक लाइन जो फ्रीजिंग पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ज्वाइन करे. स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें रिकॉल करने होंगे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोथ इन सेल्सियस स्केल एंड फॉरेनहाइट स्केल. स्टूडेंट्स, सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द आंसर इज 0 डिग्रीज और फॉरेनहाइट स्केल में द आंसर इज 32 डिग्रीज. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या है सेल्सियस स्केल में? द आंसर इज 100 डिग्रीज और फॉरेनहाइट में 212 डिग्रीज. इस तरह से हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं. पॉइंट 1 का x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 32. पॉइंट 2 का x कोऑर्डिनेट है 100 और y कोऑर्डिनेट है 212. ये स्टूडेंट्स हमने दोनों पॉइंट्स लोकेट किए और इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया. स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को यूज करते हुए आप कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं. आपको करना क्या होगा? फर्ज करें कि आप जानना चाहते हैं कि 50 डिग्री सी कितने फॉरेनहाइट के इक्वल है. तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर 50 पर आ जाएं. उसके अगेंस्ट आप स्केल को यूज करते हुए आप लाइन के पॉइंट पर चले जाएं. फिर आप स्केल को यूज करते हुए उस पॉइंट से वर्टिकली वाई एक्सिस पर जाके देखें कि फॉरेनहाइट वैल्यू क्या है. यह है 50 डिग्री सी के अगेंस्ट फॉरेनहाइट वैल्यू. इसी तरह से आप अगर फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें कि आप जानना चाहते हैं कि 100 डिग्री एफ कितने सेल्सियस के इक्वल है, तो आप वाई एक्सिस के ऊपर 100 के अगेंस्ट आप लाइन पर जाएं और फिर लाइन से आप चले जाएं एक्स एक्सिस पर. आपको पता चल जाएगा कि 100 डिग्री एफ कितने सेल्सियस के इक्वल है. स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ग्राफिकल वे इस प्रॉब्लम को, इस कन्वर्जन को डील करने का. अब हम देखेंगे एनालिटिकल फार्मूला जो कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करते रहे हैं. आइए देखते हैं इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन. हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सी और वो क्या है? दैट इज 0 डिग्री सी. इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर in degree F and that is 32 degree F. By this we have a point P1 that is 0 and 32. 0 डिग्रीज और 32 डिग्रीज. ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर in degree C that is 100 degree C. Boiling point of water in degree F that is 212 degree F. By this we have a point
P2 that is 100 and 212 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। जब हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हों तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमने x पर लिया है सेल्सियस स्केल को और y पर लिया है हमने फ़ारेनहाइट स्केल को। तो हम यहां पर लिख देंगे C, यहां पर F और यहां पर 1। यहां पर हमारे पास आ जाएगा पहला पॉइंट हम 0 और उसका y कोऑर्डिनेट है 32। देन वी हैव 100 एंड 212, यहां पर आ गया 1 इक्वल टू 0। Expanding by first row, R1। C की रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, ये हमारे पास आ गया 32 माइनस 212 माइनस F की रो और कॉलम को छोड़ा 0 माइनस 100 प्लस 1 0 माइनस 3200 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें f को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें कहा गया था कि आप एक इक्वेशन बनाओ एक्सप्रेसिंग f इन टर्म्स ऑफ c। 32 माइनस 212 कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी 180 माइनस 180 माइनस 180 c। यहां पर आ गया माइनस माइनस प्लस, दैट इज 100 f माइनस 3200 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें f इन टर्म्स ऑफ c फाइंड आउट करना है, सो तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। f के अलावा ये आ गया हमारे पास 3200 प्लस 180 c। अब 100 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, 3200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 100 c। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स यहां पर आप जानते हैं कि 2 zeros के साथ कैंसिल, इट इज 32 प्लस ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 9 2s are 18, सॉरी 2 9s are 18, 2 के साथ कैंसिलेशन हो रही है, 2 9s are 18 एंड 2 5s are 10, 9 by 5 c। आपने इसे देखा होगा इस शक्ल में 9 by 5 c प्लस 32। स्टूडेंट्स ये हमें फॉर्मूला मिल गया जो सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट्स आप इसी फार्मूला की बुनियाद पर दूसरा फार्मूला बना सकते हैं जो फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करे। स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ 2 रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस की, आप इन 2 की बुनियाद पर बाआसानी प्रॉब्लम नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रॉब्लम नंबर 20 एक्सरसाइज 4.3 का खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।